नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अभिव्यक्ति माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें से आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो जो तीसरा पार्ट है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इसमें यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? प्रिंट माध्यम, टीवी, रेडियो और इंटरनेट, ये जनसंचार माध्यम हैं। उसके अलावा फिर प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। प्रिंट माध्यम क्या है? तो प्रिंट माध्यम में प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में उसके बाद में है क्या? सबसे पुराना प्रश्न आ सकता है कि सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो आप बताओगे प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम। और अब मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दोनों चीन गुटेनबर्ग एक साथ आएंगे नहीं। चीन आएगा, चीन करना है, गुटेनबर्ग जर्मनी का गुटेनबर्ग आ जाए तो ये करना है, निशान लगाना है इसके। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला था। याद रखना, भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला था। उसके बाद में फिर है मुद्रित माध्यमों के तहत। अब मुद्रित माध्यम में क्या क्या आता है? तो इसमें जैसे अखबार है, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें। मुद्रित माध्यम में क्या है? अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं लिखो, तो छपे हुए शब्दों में स्थायित्व, अर्थात इनको बार बार पढ़ सकते हैं। इससे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए उसे सोच सकते हैं। आराम से पढ़ सकते हैं अखबार को, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे अपन दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ को, उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। मुद्रित माध्यम का ये विशेषता है। आप उन्हें लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रित माध्यम में दूसरी बड़ी विशेषता ये है कि लिखित भाषा का विस्तार है। सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। उसके बाद में है फिर मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता ये है कि चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। मुद्रित माध्यम में कमजोरी हो या सीमा या कमी, तो ये क्या है? इसके प्रश्न आ जाए कि मुद्रित माध्यमों की कमजोरी लिखिए या कोई सीमाएं लिखिए, कमी लिखिए। सीमा मतलब कमी होता है यहाँ पर, है ना। तो निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। यानी कि अखबारों को वही पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो। तो ये भी इसकी कमी है। मुद्रित माध्यमों की एक सीमा होती है। सीमा मतलब समय सीमा। वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचारित नहीं कर सकते। यानी कि जैसे टीवी में, रेडियो में तुरंत आती है समाचार, एक घटित घटनाओं का कोई सूचना आती है, इसमें नहीं आ सकती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। प्रश्न आ सकता है डेडलाइन क्या है? तो अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा, याद रखना, समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। इस तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह, स्पेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका अगले अंक का इंतजार करना पड़ता है। तो ये भी इसकी कमी है। मान लो एक बार कोई चीज़ छप जाती है तो उसको फिर दोबारा सुधारने के लिए दूसरे अंक में लिखना पड़ता है। अब है रेडियो। रेडियो क्या है? रेडियो श्रव्य माध्यम है। याद रखना, रेडियो श्रव्य माध्यम है।
और रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। तो इसी रेडियो में क्या है, अखबार को अपन जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ सकते हैं, चाहते हैं जब पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौट करके सुनने की सुविधा नहीं है। रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है। याद रखना, रेडियो एक रेखीय लीनियर माध्यम है। और रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है एक रेखीय माध्यम कौन सा? रेडियो भी है और टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है। उसके बाद में एक ही प्रश्न आ सकता है कि मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? तो इसमें है लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना जरूरी है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियां और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। और लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता रखना जरूरी है। उसके बाद में है फिर रेडियो समाचार की संरचना। तो इसमें है रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। याद रखना, रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है? उल्टा पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड शैली में होती है। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली। याद रखना, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार, उल्टा पिरामिड शैली क्या है या किसे कहते हैं, या उसके बारे में आप कुछ जानते हो लिखो। तो इसका उत्तर क्या आएगा? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में, महत्व के अनुसार ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु सूचना पहले और कम महत्वपूर्ण उसके बाद में, महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालक्रम अनुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना शुरू में होती है। अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसको पहले लिखा जाता है। तात्पर्य यह है कि शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आता है। मतलब जो भी महत्वपूर्ण सूचना होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। कितने हिस्सों में? 3 में। क्या है? इंट्रो, बॉडी और समापन। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। याद रखना, मुखड़ा किसे कहते हैं? समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी मुखड़ा कहते हैं। और इसमें खबर के मूल तत्वों को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। ये खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद में आते बॉडी। बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। रेडियो, उसके बाद में समापन आता है जिसमें समापन कर चीज़ें लिखी जाती है। रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें कौन कौन सी है? रेडियो के लिए समाचार लिखें तो उसकी बुनियादी बातें कौन कौन सी है? तो साफ सुथरी और टाइप कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद में फिर डेडलाइन, संदर्भ, डेडलाइन और संदर्भ और संख्या का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद में है फिर टेलीविज़न। और टेलीविज़न क्या है? दृश्य श्रव्य माध्यम। टेलीविज़न किसा है? दृश्य श्रव्य माध्यम। याद रखना, टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम है। अब है टीवी खबरों के विभिन्न चरण। प्रश्न आ सकता है कि टीवी खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है इसके 7 चरण है। 7 चरण कौन कौन से हैं? प्लेस या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। ये 7 चरण याद रखना। अब 7 चरणों के अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है? तो इसमें क्या है? इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। ये सबसे पहले जो न्यूज आती है उसमें कम शब्दों में सूचना दी जाती है किसी भी घटना की। ड्राई एंकर क्या होता है? इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। एंकर का मतलब जो खबर समाचार पढ़ता है ना, उसे एंकर बोलते हैं। वो दर्शकों को क्या बताता है? सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते हैं, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियाँ के आधार पर सूचनाएं पहुँचाता है।
ड्राई एंकर का मतलब होता है इसमें दृश्य नहीं होते हैं, केवल सूचना होती है। उसके बाद में फोन इन। फोन इन का मतलब है नाम से पता लग रहा है इसके अंदर। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। यानी फोन इन मतलब फोन से, रिपोर्टर, एंकर क्या करता है, एंकर मतलब जो समाचार पढ़ रहा है, रिपोर्टर मतलब जो रिपोर्ट दे रहा है, सूचना दे रहा है, से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाले जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है वो दर्शकों तक बताता है। अब एंकर विजुअल, ये क्या है, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। जो एंकर पढ़ता है इस खबर की शुरुआत प्रारंभिक सूचना से होती है। यानी कि इसमें दृश्य आ जाते हैं, मतलब एंकर विजुअल दृश्य आ जाते हैं घटना के। एंकर बाइट, एंकर बाइट का अर्थ यानी खतन। टेलीविजन में किसी भी खबर को पोस्ट करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, बाइट खतन। और किसी घटना की सूचना देने या उसके दृश्य दिखाने के साथ साथ घटना के बारे में प्रत्येक दृश्यों या संबंधित व्यक्तियों को खतन दिखा और सुनाकर खबर को प्रमाणिकता प्रदान की जाती है। मान लीजिए वहाँ पे कोई घटना घटित हो गई तो वहाँ पे जो आदमी थे प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी बातों को प्रसारित किया जाता है। लाइव, लाइव आप सब जानते हो, सीधा प्रसारण, घटनास्थल का सीधा प्रसारण। एंकर पैकेज खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का जरिया होता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य भी होते हैं, जुड़े लोगों की बाइट होती है और ग्राफिक के जरिए सूचनाएं बताती जाती है इसके अंदर। उसके बाद में है नेट या साउंड क्या होती है। नेट या साउंड क्या होती है, ये प्राकृतिक आवाज़ें होती है, यानी वो आवाज़ें जो शूट करते, वीडियो शूट करते समय, ये सूचनाएं बनाते समय खुद ब खुद चली आती है, अर्थात प्राकृतिक आवाज़। नेट या साउंड, नेट या नेट साउंड क्या होती है, प्राकृतिक आवाज़ें जो अपने आप ही आ जाती है। उसके बाद में फिर है और इसी तरह इंटरनेट। इंटरनेट में, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में फिर है इंटरनेट पत्रकारिता। परीक्षा प्रश्न आ सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। तो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए हम शामिल होते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता इतिहास, ये परीक्षा प्रश्न आ सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है। तो इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है अभी। कौन सा दौर चल रहा है, तीसरा दौर। पहला दौर 1982 से 1992 तक, दूसरा दौर 1993 से 2001 तक और तीसरी दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक चल रही है। इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई थी। एक ही प्रश्न आ सकता है कि HTML क्या है। यह HTML का पूरा नाम, तो ये एक वेब भाषा है और इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H हाइपर, T टेक्स्ट और M मार्कअप और L से लैंग्वेज। उसके बाद में फिर है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। ये भी प्रश्न आ सकता है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर। भारत में कौन सा दौर चल रहा है, दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, 1993 शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ है। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेटसमैन, पायनियर, NTTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें बेहतर है। rediff.com, इंडिया फॉलाइन व CP जैसी कुछ साइटें भी है। rediff को भारत की पहली साइट कहा जाता है, rediff को भारत की पहली साइट कहा जाता है। और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तहलका.com को दिया जाता है। उसके बाद पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, तो इसमें आप देखिए
पत्रकारिता लेखन अखबार या अन्य समाचार माध्यमों अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने लेखन के लिए अपने पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे पत्रकारिता लेखन कहते हैं। याद रखना, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या कहते हैं? पत्रकारिता लेखन कहा जाता है। अब पत्रकार 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी भी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोजी कर्मचारी होता है। अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला होता है। और फ्रीलांसर का पत्रकार मतलब स्वतंत्र होता है, किसी भी खास अखबार से जुड़ा नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। अब उसके बाद में है उल्टा पिरामिड शैली। आपने पढ़ी ली है। समाचार लेखन के 6 ककार। ये परीक्षा में प्रश्न आता है भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाचार लेखन के 6 ककार अब कौन कौन से हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब और क्यों और कैसे। क्या, ये है समाचार लेखन के 6 ककार। क्या, कौन, कहाँ, कब और क्यों और कैसे। इनको याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आ जाता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में है फिर फीचर। क्या है? तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। दूसरी बात यह है कि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, याद रखना। तो किसका होता है? फीचर लेखन की शैली काफी हद तक कथात्मक शैली होती है। कौन शैली होती है? कथात्मक शैली होती है। और उसके बाद फिर है विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। तो विशेष रिपोर्ट क्या होती है? अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट प्रकाशित होती है। और एक ही प्रश्न आ सकता है यहाँ से, इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है? तो इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। बाद में फिर है ये संपादकीय लेखन क्या होता है? तो संपादकीय लेखन संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले उस अखबार को अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए इसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता है। उसके बाद फिर है स्तंभ लेखन। क्या है? स्तंभ लेखन भी आ सकता है परीक्षा में, इनमें किसी पे एक टिप्पणी भी आ सकती है। तो स्तंभ लेखन क्या है? स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं और अपनी एक लेखन शैली विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबारों ने नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। तो कोई भी लेखक नियमित रूप से अखबार में स्तंभ लिखता है, अतः अपने विचार प्रकट करता है। उसके बाद में संपादक के नाम पत्र। तो ये अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र होते हैं। किसके होते हैं? पाठक अपने समस्याएं या कोई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। अब लेख क्या होता है? लेख किसी सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर सामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय मुद्दे पर विस्तार चर्चा की जाती है। उसके बाद में साक्षात्कार या इंटरव्यू क्या है? तो साक्षात्कार या इंटरव्यू क्या है? आप इसको देखिए। एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है।
एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए ज़रूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर है विशेष लेखन। विशेष लेखन क्या है? विशेष लेखन यानी विशेष लेखन, तो विशेष लेखन क्या है? देखिए आप, विशेष लेखन किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन हो रहा था। और एक है बीट, क्या है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। क्या कहलाता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किया जाता है तो उनकी दिलचस्पी या फिर ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? बीट कहा जाता है। एक प्रश्न आ सकता है कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है? बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है? तो याद रखना, अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी, दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें लिखनी होती है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग की तात्पर्य है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर विशेष क्षेत्र या विषय जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। पाठकों के लिए इसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। अगर शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है तो उस बीट पर आप रिपोर्ट करने वाला संवाददाता उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके बाद फिर है विशेष लेखन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो याद रखना है अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। ये क्या है? विशेष लेखन के क्षेत्र है। और उसके बाद फिर है कारोबार। कारोबार अर्थ जगत की सबसे बड़ी कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। याद रखना, कारोबार और अर्थ जगत मतलब धन संबंधी आर्थिक से रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। उसके बाद फिर ये है और खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है, लेकिन खत्म किसी कथात्मक यानी घटनानुक्रम शैली में चली जाती है। शुरू तो होती है उल्टा पिरामिड शैली में और ख़त्म हो जाती है कथात्मक यानी घटनानुक्रम शैली में होती है। कौन सी? खेल की खबरियाँ। उसके बाद में फिर ये है कैसे बनती है कविता। इसमें कोई खासकर प्रश्न आने लायक नहीं है। और उसके बाद फिर ये है कि नाटक। तो नाटक दृश्य काव्य किसने है? नाटक क्या है? दृश्य काव्य है। तो इसमें है हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संख्या दी गई है। याद रखना, एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। याद रखना, एक आयामी होता है। और नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की मूल्य विशेषता क्या है? समय का बंधन। समय का बंधन। एक और बात है, नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। कौन से काल में? वर्तमान काल में। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना पूरी है कि नाटक के कितने अंग होते हैं। याद रखना, नाटक में 3 अंक होते हैं। अंक नाटक में 3 अंक होते हैं और नाटक में 3 अंक होते हैं और प्रत्येक अंक की अवधि 48 मिनट होती है। याद रखना, नाटक में 3 अंक होते हैं, प्रत्येक अंक की अवधि 48 मिनट होती है। कितनी होती है? 48 मिनट है। और उसके बाद में है फिर महत्वपूर्ण प्रश्न, नाटक के लिए शब्द जरूरी है, समय का बंधन जरूरी है, नाटक के लिए खत्ते जरूरी है, खत्ते खतरनाक है। उसके बाद नाटक के लिए सब जरूरी है, सख्त माध्यम संवाद, ये भी जरूरी है। और उसके अलावा सब टेक्स्ट क्या होता है? अनलिखे एवं अनकहे संवादों को ही अंग्रेजी में सब टेक्स्ट कहा जाता है। और
नाटक की ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटती है। याद रखना, वर्तमान काल में घटती है नाटक। अब है कहानी। कहानी क्या होती है इसके बारे में आप देखिए। आप किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु या कथानक होता है। कथानक क्या है? कहानी का वो संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया होता है। और उसके बाद में फिर आमतौर पर कथानक प्रारंभ, मध्य और अंत में चलता है। एक प्रश्न आ सकता है, द्वंद्व। द्वंद्व से क्या तात्पर्य है? द्वंद्व से, कहानी में द्वंद्व मतलब द्वंद्व के तत्व से अभिप्राय है कि परिस्थितियों में इस काम के रास्ते में बाधा या रुकावट, जब भी तो कहानी आगे बढ़ेगी। और द्वंद्व से क्या होता है? कहानी में रोचकता बनी रहती है और रोचकता के कारण ही कहानी आगे बढ़ती रहती है। कहानी में पात्रों के संवाद का ये यहाँ भी लिखा हुआ है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या? कथानक होता है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। उसके बाद फिर है ये एक और, कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण। इसमें लिखा है, कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। हम जानते हैं कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा होता है जो कहानी में घटती है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। उसके बाद फिर और यह कैसे बनता है रेडियो नाटक। तो रेडियो नाटक श्रव्य माध्यम है। रेडियो नाटक क्या है? श्रव्य माध्यम है। इसके अलावा फिर ये यहाँ पे एक और दिए, रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5-6 हो सकती है। 15 मिनट की अवधि वाले 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी हो सकती है? 5-6 हो सकती है। और 30-40 मिनट की अवधि में के नाटक में 8 से 12 पात्र हो सकते हैं। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 मुख्य बातें याद रखनी है। कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि उसकी अवधि बहुत ज़्यादा न हो। और तीसरी बात, पात्रों की संख्या क्या होनी? सीमित होनी चाहिए। उसके बाद फिर है ये आपका जो पूरा है अभिव्यक्ति माध्यम में महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे पूरे हो गए हैं। आप इनको जरूर पढ़ना। धन्यवाद सभी को।